हेलो फ्रेंड, आज अभी मैं आपको करा दूं इकोनॉमिक सर्वे। विक्टोरिया में जो आया हुआ इकोनॉमिक सर्वे है, हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। पिछले ही क्लास की तरह मैंने भी इसका डायरेक्ट बुक से पिक्चर उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको मैंने टाइपिंग नहीं किया है, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसे एक बार करके देखते हैं। आप लोग को पसंद आया तो ठीक है, वरना फिर ना आगे तो मैं बाकी चीज़ टाइप करके ही पढ़ाऊँगा। तो खैर चलते हैं, हम इस पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक शेयर कम आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा इसे आप, एक रिक्वेस्ट है, आप इसे पूरा कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी प्लीज़ प्लीज़। चलते हैं। तो ये है आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। बजट से एक साल पीछे का हम कहते हैं, ठीक है। बजट जैसे 22-23 होता है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 है। 21-22 में जो हमने पाया खोया उसका हम लेखा जोखा यहाँ पे पूरा हम सरकार हमारी रखती है कि भाई भारत में इन साल में हमने कहाँ कहाँ विकास किया, कहाँ कमी रह गई, कहाँ पीछे हैं, इन सब चीज़ों पे गौर किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पहले पीडीएफ पे, ठीक है। ओके, चलिए। तो देखिए, ये सर्वे जो होता है बजट से एक दिन पहले पेश की जाती है संसद में, ठीक है। तो 1 फरवरी को, आपको पहले ये बता दूं, 1 फरवरी को, 1 फेब को, थोड़ा सा 1 फरवरी को बजट पेश हुआ। उससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल, ठीक है, संजीव सन्याल के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। तो आपको यहाँ ये जानना है कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ एक दिन पहले, किससे एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, ठीक है। 21-22 का, इसके जो आर्थिक सलाहकार थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है कि ये, इसके जो आर्थिक सलाहकार थे, ठीक है, संजीव सन्याल, उनके मार्गदर्शन में इसे बनाया गया है। 1 सेकेंड, जरा इसे इरेज कर दूं, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो संजीव सन्याल थे आर्थिक सलाहकार, उनके मार्गदर्शन में इसे बनाया गया है, चलिए, ठीक है। नोट में आपको बताना यह है कि 50 से 51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, ठीक है। कब? 50 से 51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। यहाँ देख लिए, 50 से 51, फर्स्ट इंडिया का पहला आर्थिक सर्वेक्षण। आपको ये ध्यान रखना होगा, बिहार का भी क्या कोई आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आता है क्या, और ये कब से आ रहा है, ठीक है, ये बताना होगा। पेश किया गया 1964 का आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ प्रस्तुत होता था। 1964 तक, 1964 तक, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए या बीपीएससी में अब जिस तरह के पैटर्न चेंज हुए हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 1964 तक दोनों एक साथ प्रस्तुत होता था, ये इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1964 के बाद इस आम बजट के एक दिन पहले इसे पूर्व पेश किया जाने लगा, यानी 64 के बाद, यानी 65 से आम बजट से इसको अलग करके एक दिन पहले इसे पेश किया जाने लगा। 1964 तक आपका ये बजट एक साथ और सर्वे दोनों एक साथ मिलके आता था, ठीक है। हैं आगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको 21-22 में, देखिए 21-22 में जीडीपी में वृद्धि
और राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट का अनुमान सर्वेक्षण में भी अनुमान लगाया, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आता, ठीक है ना, अनुमान एक पता चलता है कि इतना है। कह रहा है कि 2021 का संशोधित अनुमान -7.3% था, ठीक है। जीडीपी में वृद्धि -7.3% था। राजकोषीय घाटा 9.2% था, ठीक है। 21-22 का अग्रिम अनुमान ये था, 20-21 का कोविड के दौरान का था, माइनस में था आपका। जीडीपी में वृद्धि कितना है, यानी जो भी जीडीपी थी उसमें ह्रास हुआ, उस रफ्तार से नहीं बढ़ा जिस रफ्तार से बढ़ता था, वो कितना था, -7.3%। और 21-22 में जो करंट इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसमें हमारा जीडीपी में वृद्धि दर है 9.2, काफ़ी छलांग लगाया है, ठीक है। वहीं राजकोषीय घाटा जो कोविड के दौरान 9.2% था, आज वो घट करके 6.8 पे आ गया है। और हमने आपको बताया है कि 2025 तक 4.5 करने का हमारा लक्ष्य है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि अभी है कितना करना है। कोविड के दौरान 9.2 था। राजकोषीय 21-22 में जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 9.2% है, ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये एक माइनस में वैल्यू गई थी कब, कोविड के दौरान। चलते हैं स्थिर मूल्य पर, ठीक है। कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि अनुमान कितना है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है कि वार्षिक वृद्धि अनुमान कितनी है। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, कृषि से और संबंध क्षेत्र, ठीक है, उसमें जो है प्लस में देख लीजिए, +3.6% है 20-21 में। 21-22 में जो अभी है वो ग्रोथ किया है कृषि में, 3.6 से 3.9 ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है, ये अच्छा साइन है। उद्योग, खनन, निर्माण, ये कोविड के दौरान ये तो काफ़ी सबसे ज़्यादा इसी का नुकसान हुआ था। ये था हमारा माइनस में 7 पॉइंट, जो यहाँ पे आपको संशोधित अनुमान जो था वो -7.3 जीडीपी में वृद्धि, वो यही सबसे बड़ा सेक्टर था, क्योंकि उस वक्त उद्योग धंधे, लेबर, खनन सब कुछ बंद हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उद्योग, खनन और निर्माण पे तो असर पड़ेगा। लेकिन उसी समय नेक्स्ट अगले साल 21-22 में आपका इन सेक्टर में काफ़ी छलांग आता है, ठीक है, 11.8% हो जाता है, ठीक है। जीवीए सेवा क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा ये हुआ था, क्योंकि सेवा तो भारत बहुत ज़्यादा सेवा से कम ये है, अर्निंग है, तो सेवा -8.4% के हिसाब से ह्रास हुआ था। अभी सेवा क्षेत्र का विकास कितना है, 8.2%। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी बात ये है कि 20-21 की तुलना में 21-22 में कृषि में डेवलपमेंट हुआ है, पहला ये यहाँ देखो। दूसरा, खनन उद्योग में वृद्धि हुआ है बहुत ज़्यादा, 11.8%। सेवा क्षेत्र माइनस में था, ये भी प्लस में आया है, 8.2%, ठीक है। जो प्लस में था उसमें और एडिशन हुआ, जो निगेटिव में था वो प्लस में हो गया और अच्छे मार्जिन से हुआ है। तो ये एक डाटा आपको याद होना चाहिए। और ये सब है आपके कोविड के दौरान, जब भी कोविड वाला टाइम था। लेकिन यहाँ ये देखो सबसे ज़्यादा हम सेवा में वृद्धि करते थे, यहाँ देखो खनन में हमारी वृद्धि है सबसे ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज भी कृषि जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी लगी है वो सबसे कम, तो इसका होना चाहिए तो यहाँ सबसे कम है, ठीक है। वृद्धि दर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन विडम्बना ये है कि यहाँ सबसे कम है। तो याद आप एक इसे याद रखिए, सबसे ज़्यादा खनन है, दूसरे नंबर पे सेवा है। हमेशा आप पढ़ते होंगे सेवा ज़्यादा रहता है, बट यहाँ पे आप देख लीजिए उल्टा है। चलिए, सकल मूल्य संवर्धन, ठीक है, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, प्रचलित भावों पर विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिशत बताता है। कृषि और संबंध क्षेत्र, कृषि और उससे रिलेटेड जैसे पशुपालन, डेयरी, ये सब कृषि में आता है, 20.2% हिस्सा है, ठीक है।
20.2% का हिस्सा है। और 21-22 का अग्रिम अनुमान, 21-22 का जो अनुमान लगाया गया है, अंतरिम अनुमान ये है आपका, ठीक है। और अंतरिम अनुमान ये है, अग्रिम अनुमान 18.8%, ठीक है। उद्योग और खनन 25.9%, और यहाँ है आपको 28.2%। अग्रिम अनुमान है 21-22 के लिए, ये अंतरिम अनुमान था। और सेवा 53.9%, यहाँ है 53%, ठीक है। इसे आप देख लीजिए। कृषि और संबंध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए वित्तीय वर्ष 2021 में 20.4 लाख करोड़ एवं 21-22 में 21.2 लाख करोड़ अनुमानित है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है 2021 में 20.4%, 4 लाख करोड़, लेकिन ये बढ़कर के 21-22 में हो गया 21.2%। ये बढ़ा क्योंकि आप यहाँ देख लो एक बार, आप यहाँ देखिए, बढ़ा है क्योंकि यहाँ देखिए कृषि में जो है ना 3.6 से 3.9 चला गया, ठीक है ना, इसलिए भी जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, 20 से चला गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाइए। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कोरोना महामारी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ, इसलिए कृषि का विकास 3.6 से 3.9 हुआ। उस वक्त भी पॉजिटिव में था, बाकी सब निगेटिव में चला गया था। तो कम प्रभावित हुआ कौन? कृषि और उससे रिलेटेड क्षेत्र, ठीक है। इस महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जाहिर सी बात है, आपने देखा हुआ -8.4 के आसपास था, 2 के पास, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही था। उसके भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 तक जो है 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, या 13.2 महीने के आयात के बराबर है। ये इतना है कि हम 13 महीना यानी 1 साल, मोटा मोटी 1 साल आयात करेंगे आराम से बैठ करके। भारत दुनिया में चीन, जापान एंड स्विट्जरलैंड के बाद चौथे स्थान पे है। विदेशी डॉलर रखने वाला, $1 रखने वाला सबसे ऊपर है आपका चाइना है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, तब इंडिया है, ठीक है। सबसे ऊपर में चाइना है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, इंडिया है। इंडिया का स्थान चौथा है, नंबर 1 पे चाइना है। इंडिया के पास कितना है? $634, ठीक है। ये सब आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि कह रहा है भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक 593 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत कितना कर्ज ले रखा है? भारत 593 बिलियन डॉलर कर्ज में डूबा हुआ है, ठीक है। भारत सरकार का ऋण 19-20 में जीडीपी के 94.1% से बढ़ करके अभी हो गया है 59.3%। अभी आपसे पूछेगा कि भारत कितना प्रतिशत उसके जीडीपी का कर्ज है। जीडीपी का कितना है, यानी जीडीपी मान लेते हैं जीडीपी 100 है आपका, तो उसका 59.3% जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है, ठीक है। मोटा मोटी 40% इसका अपना है, बाकी जो है इतना कर्ज में है ये, ठीक है। चलते हैं वैश्विक महामारी। देखो एक चीज़ आपको डिफरेंस यहाँ बता दूँ, यहाँ क्या था, विदेशी ऋण सितंबर 21 के अंत तक इतना बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये जीडीपी से आपको रिलेट करके नहीं पूछ रहा है, लेकिन सरकार का ऋण जीडीपी के 49.1% से बढ़ करके 21-22 में, 19-20 का ये डाटा है, 59.3% हो गया। तो जीडीपी का कितना प्रतिशत आपसे पूछे कि ऋण है भारत पे, तो 59.3%, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे अमाउंट पूछा है तो 593 बिलियन अमेरिकी डॉलर आपको ऋण है जनरल। वैश्विक महामारी के कारण भी पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष ही रहा है। जो कोरोना महामारी आया उसमें भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत का पॉजिटिव ही रहा है, क्योंकि भारत तेल के अलावा ऐसा बहुत कम चीज़ है जो उसके पास हो जाता है भारत के पास, ठीक है। खाने वाने की जितनी भी चीज़ें हैं ना ऑलमोस्ट होता है, और निर्यात भी हम करते हैं,
तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कोरोना में पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव था, तो बेस्ट है, अच्छा अच्छा है ये। आगे चलते हैं। आगे ये भारत के द्वारा टॉप 5 निर्यात और आयात, ठीक है, दोनों कह रहा है। भारत के टॉप निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुएं, भारत से कौन सा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा विदेशों में बेचते हैं हम ले जा करके, या विदेशों में भेजते हैं, विदेश हमसे खरीदता है। दूसरा, भारत में सबसे ज़्यादा बाहर से कौन ऐसी वस्तुएं मंगाते हैं। चलते हैं। पहले स्थान पे जो निर्यात करते हैं, पहले स्थान पे जो हम निर्यात करते हैं सॉरी, पेट्रोलियम उत्पाद का हम निर्यात करते हैं। पेट्रोल से बने हुए जो प्रोडक्ट है, कच्चा पेट्रोल से जो बना हुआ, जैसे तेल ही हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। हम कच्चा तेल खरीदते ज़रूर है बहुत ज़्यादा, हमारा डिपेंडेंसी है दूसरे पे कच्चे तेल के लिए, अपने ज़रूरत के लिए। तो हम अपने ज़रूरत के लिए तो कच्चा तेल लाते ही हैं, प्लस हम इतना लाते हैं कि अब मेरी अपनी ज़रूरत पूरा होने के बाद हम उसे बेचते भी हैं, और बाकी उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पेट्रोलियम उत्पाद प्रोडक्ट बनता है, उसको हम निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, तो वो बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद। दूसरा, अगर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो मोती, कीमती पत्थर, ठीक है, मोती और कीमती पत्थर दूसरे नंबर पे है, मोती और कीमती, और ये सब हैदराबाद वाले इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, लोहा और इस्पात, तीसरा जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोहा इस्पात। चौथा, हम ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। पांचवा, सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण। पांचवें नंबर पे सोना और कीमती धातु। तो आपको याद ये रखना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा हम करते हैं, एक तो ये है। अब रही बात, आपसे अगर पूछे कि मोती, डायमंड, कीमती पत्थर, लोहा इस्पात, ड्रग्स, फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल जो भी प्रोडक्ट है, या सोना चांदी, सबसे ज़्यादा अगर पहले वालों को छोड़ दे, अब पूछे तो आप मोती एंड कीमती पत्थर में टिक लगाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे लोहा इस्पात है, चौथे पर ड्रग्स है, पांचवें पर सोना चांदी बाकी। लेकिन जो आयात करते हैं वो कच्चा तेल सबसे ज़्यादा आयात करते हैं पहले ने, जिसको हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं, वो सबसे ज़्यादा मंगाते भी हैं, कच्चा के रूप में बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना के सबसे ज़्यादा हम वही एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कच्चा तेल हम सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, सोना हम बहुत दूसरे नंबर पे है, पेट्रोलियम उत्पाद हम बेचते भी हैं और मंगाते भी हैं, कुछ जो हमारे यहाँ नहीं बनता वो हम बाहर से विदेशों से मंगाते भी हैं, ठीक है। चौथा जो मंगाते हैं मोती और कीमती पत्थर, जो चीज़ हम बेचते हैं हमारे दूसरे पे, वही हमारे मंगाने का चौथा स्तर भी। बहुत सारी मोती हमारे यहाँ मिलती है जो हम बेचते हैं, बहुत सारे ऐसे मोती पत्थर, कीमती पत्थर ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नहीं मिलता, वो मंगाते भी है, तो उसका स्थान चौथा है। कोयला तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम अच्छे प्लांट के लिए, कुकिंग के लिए, बिजली उत्पादन के लिए कोक मंगाते भी। चलते हैं। सिर्फ 5 कृषि निर्यात उत्पाद है। कौन सा ऐसा कृषि प्रोडक्ट है तो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं। क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये देख लीजिए क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ये करते हैं, वन सेकेंड, चलिए। पहला है कि समुद्री उत्पाद सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, कृषि में समुद्री उत्पादों को सबसे ज़्यादा बेचते हैं। दूसरा, बासमती चावल, चावल में भी बासमती छोड़कर चावल करते हैं, बासमती छोड़ करके, ठीक है। तीसरा है मसाला, चौथा है चीनी, पांचवा है भैंस का मांस, ठीक है, भैंस का मांस। वित्तीय वर्ष 2021 में टॉप 5 आयातक को अब देख लेते हैं। तो निर्यात करने वाली प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पाद है, दूसरा है चावल है, तीसरा है मसाला है, चौथा है चीनी है, पांचवा है मांस है, भैंस का मांस इसने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका, चलिए, वित्तीय वर्ष 21-22 में 5 टॉप आयातक
और निर्यातक देश कौन कौन है? सबसे ज़्यादा आयात वित्तीय वर्ष 21-22 में टॉप 5 आयातक एवं निर्यातक देश कौन है? भारत सर्वाधिक निर्यात किसको करता है? अपने यहाँ का जो भी प्रोडक्ट है भारत सबसे ज़्यादा किस देश में बेचता है? तो कहता है, आप एक जानिए, यूएसए को सबसे ज़्यादा बेचता है। ठीक है, दूसरे नंबर का अभी इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको याद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बेचते हैं तो अमेरिका को बेचते हैं, उसके बाद यूएई गल्फ़ को बेचते हैं, दुबई, शारजा, ठीक है, ये सबको हम दूसरे नंबर पे अपने सामान बेचते हैं। इस देश से सबसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं यानी आयात करते हैं, तो आपको पहला याद होना चाहिए चीन से सबसे ज़्यादा हम सामान, और दूसरे नंबर पे यूएई। बेचते भी हम दूसरे नंबर पे यूएई को है और ख़रीदते भी हम यूएई से ही दूसरे नंबर पे हैं। वहाँ पे अमेरिका सबसे ज़्यादा बेचते हैं और चाइना से सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। चलते हैं, एफडीआई किस देश से सबसे ज़्यादा आता है? नंबर 1 आपको याद होना चाहिए, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है सिंगापुर से, दूसरा आता है अमेरिका से, तीसरा आता है मॉरिशस से। तीनों देश का लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन है, किस कॉन्टिनेंट पे कौन है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर एफडीआई आता है तो हमारे यहाँ सिंगापुर से आता है, दूसरा अमेरिका से आता है, तीसरा आपका मॉरिशस से आता है। भारत के टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन है? ये तो 3 देशों से आता है, लेकिन किस क्षेत्र में आता है सबसे ज़्यादा? तो कंप्यूटर में और सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा, यानी आईटी कंपनी में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। दूसरा है ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी घोड़े पे सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे यहाँ आता है। तीसरा आता है सेवा क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा आता है अमेरिका से, दूसरा सिंगापुर से, तीसरा मॉरिशस से। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आता है? तो कंप्यूटर में आता है, ऑटोमोबाइल्स में आता है एंड सेवा क्षेत्र में आता है। और आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बेचते किसको? अमेरिका से। सबसे ज़्यादा खरीदते किससे है? तो चाइना से। दूसरे नंबर पे बेचते किससे है? यूएई से। दूसरे नंबर पर खरीदते किससे है? तो यूएई से। बाकी आपको याद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 स्मरणीय तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको देखते हैं। वर्ष 2021 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? कह रहा है 2021 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उस सर्वेक्षण में बताया है कि देश में कुल कितना मिलियन टन, कुल खाद्यान्न कितना होगा, टोटल खाद्यान्न फूड ग्रेन का उत्पादन कितना होगा? 308 मिलियन टन, उससे भी ज़्यादा होगा। टोटल जो है खाद्यान्न का जो उत्पादन होगा वो 308 मिलियन टन या उससे भी ज़्यादा होगा। वर्ष 21-22 सिर्फ खरीफ और रबी आपको याद होना चाहिए। खरीफ के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर प्राप्त होने का अनुमान है? 150 मिलियन टन। खरीफ फसलें जो हैं 150 मिलियन टन से ज़्यादा होने का अनुमान है। खरीफ फसलें 150। तिलहन उत्पादन 15-16 से बढ़ करके 20-21 तक कितना प्रतिशत बढ़ा है? 43%। तिलहन जो होता था, जितना भी होता था उसका 43% अभी बढ़ा है इधर 5 सालों में। ठीक है, तिलहन का प्रोडक्शन भारत में कम होता था, अब बढ़ा है 43%। खरीफ फसल जो है आपका 150 मिलियन टन से ज़्यादा होने का अनुमान है। भारत में दलहन उत्पादन, दाल के उत्पादन जो पिछले 5 साल में कितना बढ़ा है या घटा है? तो बढ़ा है, कितना बढ़ा है? तो 33% से बढ़ा है। तो दाल का उत्पादन बढ़ा और तेल का उत्पादन, तेल 43, दाल 33। ठीक है, याद रखना है। दलहन का उत्पादन 21-22 में चौथा अग्रिम अनुमान 257 लाख टन है। ठीक है, दलहन का उत्पादन कितना? दाल आज भी हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी दाल की जरूरत पूरी नहीं हो पाती इतना प्रोडक्शन के बाद भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे, अगले स्लाइड में ये है आपका कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादन करने वाला देश है, सबसे बड़ा दलहन उत्पादन देश है। वैश्विक उत्पादक का 25%, दुनिया जितना उत्पादन करता है अकेले भारत 25% दाल उत्पादन करता है। ठीक है, गन्ने का औसतन वार्षिक उत्पादन कितना है? गन्ना हमारे यहाँ 35.5 करोड़ टन होता है। गन्ना का वार्षिक
उत्पादन कितना है? 35.5% करोड़ टन, 35.5 करोड़ टन, यानी मोटा मोटी 36 करोड़ टन गन्ना उत्पादन होता है। पाम तेल, पाम जानते होंगे ना, पाम तेल का उत्पादन वर्ष 19-20 में कितना हुआ? तो 2.8 लाख टन हुआ है। पाम तेल का उत्पादन कितना है? 2.8 लाख टन, लेकिन इसका आयात 88.17 लाख टन करते हैं। होता मात्र 2.8 लाख है और मंगाते कितना है? 88.17, यानी 88 से ज़्यादा, 80 लाख टन से ज़्यादा हम मंगाते हैं। 2021 में कृषि आधारित उत्पादन आंकड़ा है, आर्थिक सर्वे के अनुसार है। तिलहन विभिन्न मद और 2021 में तिलहन 36 मिलियन टन होता है, चीनी 32 मिलियन टन, दूध 210 मिलियन टन, मांस 8.8 मिलियन टन, मछली 145 लाख टन, अंडा 122 बिलियन, ठीक है, 22 बिलियन। तो तिलहन कितना होता है? 36 मिलियन टन होता है, चीनी 32 मिलियन, तेल जो होता है चीनी से ज़्यादा है, दूध चीनी और तेल से भी ज़्यादा दूध होता है हमारे यहाँ, मांस 8 मिलियन टन होता है, मत्स्य मछली 145 मिलियन टन है, दूसरे नंबर पे ये है, अंडा 122 बिलियन तो काउंटिंग में आता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड ये कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में ये है, वर्ष 2021 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? कह रहा है अंडा साल में एक आदमी पर, भारतीय जनसंख्या के अनुसार एक आदमी पर 91 अंडे प्रति वर्ष प्रत्येक व्यक्ति उपलब्ध है। यानी हम आप हर आदमी पर अंडा बांटा जाए तो 91 अंडा ईच पर्सन पड़ेगा, ठीक है, इतना उत्पादन होता है। और कितना होता है? 122 बिलियन से ज़्यादा, ठीक है, बाकी अब डिवाइड कर लेंगे। 2021 में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? कह रहा है कि भारत में एक आदमी पर जितना दूध होता है ना भारत में, वो दूध को एक आदमी पर डिवाइड किया जाए तो 427 ग्राम, यानी मोटा मोटी कह सकते हैं 500 ग्राम, यानी हाफ केजी से थोड़ा सा कम, 427 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों को MSP तय करती है? ठीक है, 22 फसलों का सरकार MSP तय करती है। कितने का? सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर, कौन सिफारिश करता है? CACP करता है MSP के लिए। तो करने पर 22 फसलों का वो MSP तय करती है। 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसल है। ये जो CACP जो फसलों के लिए MSP तय करती है, देती है, सिफारिश करती है, उसमें 14 खरीफ फसल है, 6 रबी फसल है और 2 व्यावसायिक फसल है, जैसे जूट और खोपरा। याद रखना होगा, सबसे ज़्यादा खरीफ है, दूसरा है रबी है, तीसरा व्यावसायिक फसल है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 49% है। कह रहा है कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो भी एरिगेटेड एरिया है का हिस्सा देश की कुल शुद्ध बुआई का की गई क्षेत्र का कितना प्रतिशत, यानी देश में जितना एरिया में बुआई होता है उसमें से कितना वेल एरिगेटेड लैंड है जहां अच्छी सिंचाई होती है किसी भी माध्यम से। तो भारत का 50 जितना भी होता है, मान लें 100 एकड़ में होता है, उसका 50% वेल एरिगेटेड है, सिंचित क्षेत्र है, बाकी 50% पे करना पड़ता है, ठीक है, यही इसका डिफरेंस है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 40% नहर प्रणाली के माध्यम से और 60% भूजल के माध्यम से होता है। जो सिंचित क्षेत्र हैं जहाँ की सिंचाई होती है उसमें 40% जो सिंचाई होती है वो नहर के माध्यम से होती है और 60% जो सिंचाई होती है भूजल के माध्यम से, भूमि से जल निकाल के हम उसकी सिंचाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है, नेक्स्ट वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान क्या है? तथा अंडा में भारत
तीसरे पोजीशन पे है। अंडा में भारत कितने पोजीशन पे है? तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, यानी 2 देश ऐसे होंगे जो भारत से ज़्यादा अंडा पैदा करता हो। भारत का पोजीशन 3rd है। ठीक है, मांस के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? 8वां है। इसका मतलब है कि 7 देश भारत से ऊपर होंगे। मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पूरे विश्व का 7.56% भारत, 7.5% भारत उत्पादन करता है। मछली में भारत का स्थान दूसरा है और मोटा मोटी 7.5% पूरे दुनिया में जितना मछली होता है उसका 7.5% मछली का उत्पादन भारत में होता है। दूध का उत्पादन पहले स्थान पे है। ये जो इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ चुका है। अकेले भारत पूरे दुनिया का 23% दूध का उत्पादन करता है और चीनी के उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब तो शायद पहला भी हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नया जो आएगा उसमें पहले पे हम जा चुके। चलते हैं, देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है? चीनी उद्योग जो है देश का सबसे बड़ा, पहला कपास उद्योग है। कृषि आधारित जो उद्योग है भारत में सबसे ज़्यादा कपास है, दूसरे नंबर पे चीनी है। पहले नंबर पे कौन है? कपास है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चीनी है जो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कपास सबसे नंबर 1 पे कपास है, दूसरे नंबर पे चीनी है। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? सबसे ज़्यादा चीनी कौन खाता है? कौन सा देश खाता है? तो भारत। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन कौन करता है? देश में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है कपड़ा उद्योग। कृषि के बाद और रोजगार सृजन करता है आपका कपड़ा उद्योग। भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं नंबर 1 आयातक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हम खाने वाले तेल होते हैं उसमें हम दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। खाने में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे हम तेल खाने वाले में हैं। ठीक है, और आयात करने में हम सबसे नंबर 1 पे हैं। यानी जो भी तेल खाते हैं उसको मैक्सिमम वैल्यू जो है हम अमाउंट हम आयात ही करते हैं, इंपोर्ट करके ही खाते हैं। और जितना खाते हैं हमसे ज़्यादा भी कोई दूसरा देश है जो हमसे ज़्यादा तेल खाता है, वो एक देश है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर तेल खाते हैं तो हम दूसरे नंबर पे भारत है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई है? 36.5 किलोमीटर। 20-21 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 21-22 में, उसमें बताया गया है कि सड़क निर्माण की जो सीमा है पर डे भारत में 36.5 किलोमीटर सड़क तैयार हो रहा है। कितना किलोमीटर? 36.5 किलोमीटर पर डे। ठीक है, नेशनल हाईवे जो गणना होती है। 21-22 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। कितना किया गया? 20-21 में 13,327 किलोमीटर। 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सड़क सबसे ज़्यादा है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। और दूसरा है भारत में 64.5 लाख किलोमीटर। दूसरे नंबर पे भारत है जितना रोड है यहाँ पे, यानी चाइना भी पीछे है हमारे यहाँ से रोड के मामले में। ठीक है, नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे हम हैं। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ का भारतीय रेल का नेटवर्क कितना है? 68,102 किलोमीटर है। कितना है? 68,102 किलोमीटर यहाँ का, और तीसरे पोजीशन पे है। चलते हैं आगे। आगे आपका ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 5 दिसंबर 21 तक कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा से लैस कर दिया गया। तो खैर ये डेटा बदलता रहता है, इस पर इतना फोकस नहीं होता है। नोट में ये है, रेल मंत्रालय ने 24 मार्च 22 के आंकड़ों के अनुसार 6,100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा लगा दी है। 6,100 वाईफाई वाले रेलवे स्टेशन, 6,100वां उबरनी है, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, इस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक
पूर्ण कार्बन, यानी जो भी उसकी ट्रेनें चलेंगी वो कार्बन उत्सर्जन वाली एनर्जी से नहीं चलेगी, वो ऐसा एनर्जी होगा जो ग्रीन एनर्जी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे दिसंबर 2030 तक अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर लेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे जो है 100% रेलवे दिसंबर 2030 तक अपने नेटवर्क का 100%, मैंने इस साल 2023 में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देगा। 24 मार्च 2022 के रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोंकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि कौन सा जोन है जिसका 100% विद्युतीकरण हो चुका है, तो कोंकण रेलवे। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने नवंबर 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर 21 में कच्चे इस्पात का उत्पादन कितना मिलियन टन था, तो स्टील के मामले में 143 मिलियन टन हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने बताया है, नवंबर 2021 तक का डाटा दिया है, 143 मिलियन टन। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 21 के अनुसार सेवा क्षेत्र FDI अंतर्प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है, भारत है। ठीक है, अगर कहीं पूरी दुनिया में FDI आता है तो उसमें भारत का भी एक अच्छा पोजीशन है और वो 5वां पोजीशन है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है, सिंगापुर से दूसरा, USA से तीसरा, मॉरिशस से। सबसे ज़्यादा किस में, IT सेक्टर में। ठीक है, दूसरा ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, और कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा भारत में जो FDI आता है उसका पोजीशन 5वां है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका ये कह रहा है कि हाँ, राज्यों की जीवीए में सेवा क्षेत्र की में हिस्सेदारी। कह रहा है राज्यों की जीवीए में सेवा क्षेत्र, जो स्टेट है जैसे बिहार, यूपी, केरला, कर्नाटका, उसमें उसके अपने स्टेट के जो जीवीए है उसमें सेवा क्षेत्र की क्या हिस्सेदारी, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है जीवीए में सर्विस से क्षेत्र का क्या योगदान है। जैसे चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा जो है 74% सेवा क्षेत्र का हिस्सा जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड में उसकी जितनी भी एसेट है उसमें सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ सिर्फ सेवा से ही कमाता है। और कितना सेवा से कमाता है, 74% सेवा क्षेत्र से उसका जीवीए आता है। सिक्किम सबसे कम है 24.25%, सबसे ज़्यादा चंडीगढ़, सबसे कम सिक्किम। बिहार 57.14%, बिहार में कितना है, 57.14%। वित्तीय वर्ष 21-22 अप्रैल से दिसंबर में सेवा निर्यात हुआ है 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। सेवा कितना का निर्यात हुआ है, सेवा हमने सर्विस कितने का एक्सपोर्ट किया है 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, सेवा का आयात, सेवा मंगाया कितना है 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी सेवा के मामले में हम जो है सरप्लस है, ये याद रखना होगा। ठीक है, 177 का भेजा है और 103 मंगाया है, काफ़ी अच्छे सरप्लस में। सबसे ज़्यादा जो सेवा अगर हम दिए हैं किस क्षेत्र में, कंप्यूटर, व्यवसाय, परिवहन सेवाओं में सबसे ज़्यादा है, कंप्यूटर में, व्यवसाय में और परिवहन में। ठीक है, कुल निर्यात सेवाओं में 80% हिस्सा कंप्यूटर का है। जितना भी हम सेवा का निर्यात किए हैं उसमें 80% जो है कंप्यूटर का है, यानी IT का है। शीर्ष सेवा आयात, सबसे ज़्यादा किसका आयात किए हैं, व्यापार का। उसका दूसरा नंबर परिवहन का। देखिए व्यापार का, इंडस्ट्री का भारत तो बहुत अच्छा जगह अच्छा है, लेकिन उस तरह की मेंटलिटी नेचर नहीं है, इसलिए हमको मंगाना पड़ता है। परिवहन के मामले में भी अच्छे परिवहन के लिए हमको इंपोर्ट करना होता है। यात्रा, कंप्यूटर सेवाओं, कुल आयात सेवाओं में 75% हिस्सा व्यापार सेवा का है। सबसे ज़्यादा अगर हम मंगाते हैं तो व्यापार, और कितना 75%। सबसे ज़्यादा अगर हम बेचते हैं तो
कंप्यूटर, और 80% जो है हम सेवा क्षेत्र में कंप्यूटर सेवा देके पैसा कमाते हैं। चलते हैं इन स्लाइड में, 3-4 पेज और होगा, देख लेते हैं। नवंबर 21 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता है, रेमिटेंस, यानी जिसके पेरेंट्स बाहर रहते हैं और अपने फैमिली के लिए पैसा जो भेजते हैं कमा के, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो विश्व में सबसे बड़े आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण करता है, रेमिटेंस प्राप्त करता है। 2008 से लगातार दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः चीन का है एंड मैक्सिको का है। तो जैसे कि कोई कनाडा रह रहा है, सऊदी, गल्फ, अमेरिका, ब्राज़ील, कहीं भी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो लोग जब हिंदुस्तान में पैसा भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी देश में रेमिटेंस आता है तो वो हिंदुस्तान में आता है। दूसरे नंबर पे चाइना है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में आता है। वर्ष 21 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में प्रेषण अंतर्प्रवाह हुआ था। ठीक है, प्रेषण अंतर्प्रवाह रेमिटेंस आया था। कितना? 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना रेमिटेंस आया था? 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2021 में आया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात NAPA, ठीक है, जो है अनुपात सितंबर 21 के अंत में कितना था? तो 6.9%। 6.9%। इसी अवधि में शुद्ध गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात 2.2% था। ये याद रखिए, ठीक है। शेड्यूल बैंकों का जो है NPA कितना है? 6.9% है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC मुद्रास्फीति 21-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? 5.2%। याद रखिए, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसमें मुद्रास्फीति यानी महंगाई कितने प्रतिशत से वृद्धि हुई है। मुद्रा जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जैसे साबुन, तेल, अनाज जो भी खरीदते हैं, उसमें सीधी सीधी बात ये समझो कि उसमें महंगाई कितने प्रतिशत से वृद्धि की है। जैसे जिस मोबाइल, कलम, घड़ी, ये सब जितने भी हम घर में यूज़ करते हैं, जो पहले 100 रुपये में होता था, अब वो 105.3 रुपये, 2 रुपये में हुआ। यानी पहले 100, अब हो गया 105 से ज़्यादा, यानी ये 5% से ज़्यादा वृद्धि कर गया महंगाई। ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक, होल प्राइस इंडेक्स ने, तो थोक में जैसे हम माल खरीदते उसमें कितना वृद्धि हुई है, महंगाई कितनी वृद्धि हुई है, तो वो कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 21-22 के दौरान कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो 12.5%। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक में भी 12 वृद्धि हुई है, 12.5%। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जिस पे हम जाते हैं, 1 लाख साबुन खरीद के लाए, 1 आलू खरीद के लाए, उसमें कितनी वृद्धि हुई है महंगाई? तो 5.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वन, और कह रहा है 10वां, भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पहला रूस, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा कनाडा। फिर से देखिए, भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? रूस में है। ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? वो रूस में है। भारत का स्थान 10वां है, ये याद रखना है। अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में विश्व में भारत का स्थान कितना है? 8वां है। भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें जो भी वन क्षेत्र है, उसमें बाकी देशों में भी जो भी उनका एरिया होगा उनमें वन क्षेत्र होगा। अगर इसको हम प्रतिशत में देखा जाए तो ऐसे में भारत का स्थान 8वें प्रतिशत के रूप में है। 8 पोजीशन क्या है? 8%, 8वां पोजीशन है। ठीक है। सबसे ज़्यादा 1% वाला देश, सबसे ज़्यादा 1% में सबसे ज़्यादा कहाँ है? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा 59% वन है वहाँ। दूसरा स्थान पेरू का है, जस्ट बगल में आप देखेंगे। तीसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का है। तो पहला सबसे ज़्यादा कहाँ है? 1% में 59.9%। अगर
वन क्षेत्र एरिया, पेड़ों के लिए एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है? रूस में है। ठीक है, भारत 10 से 20 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। भारत वो अपने वन क्षेत्र को लगातार बढ़ा रहा है और बढ़ाने में तीसरे स्थान। भारत के कुल वनों से आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है। भारत में जितने पेड़ पौधे हैं और दुनिया के में जितने पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसका 2% भारत में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, 11 से लेकर 21 के दौरान भारत के फॉरेस्ट कवर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत में जो भी फॉरेस्ट कवर है उसकी वृद्धि हुई 3% से। तो कई यहाँ फैक्टर है। भारत में जो वन का प्रतिशत वृद्धि हुआ है वो 3% के हुआ है। भारत में जो वन है विश्व का 2% भारत में है। ठीक है, वन सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में। लेकिन एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रूस में। भारत का स्थान कितना है? 10वां। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? 10वां। अब कह रहा है कि हर देश में कुछ न कुछ पेड़ है, अगर उसका प्रतिशत निकाला जाए तो भारत 8वें स्थान पे आता है प्रतिशत के अनुसार। ठीक है, चलते हैं। विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा योगदान करती है। विश्व की खाद्य प्रणाली, जो वर्ल्ड में जो खाद्य प्रणाली है, फूड, एग्रीकल्चर, ये सब विश्व में, वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है का लगभग 5वां हिस्सा योगदान करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उससे जो ग्रीन हाउस गैस निकलता है उसका 5वां हिस्सा ये योगदान करता है। ठीक है, बात समझिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को कब अधिसूचित किया गया था? 1 अगस्त 2021 में। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। प्लास्टिक का जो होता है बोतल या कोई भी ढक्कन उक्कन जो भी जार वगैरह, ये जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक कानून बनाया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 को कब लागू किया गया? अगस्त 2021 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको ख़त्म कर देना है जिससे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक अब 1-2 और ही होगा, सुन लीजिए पेशेंस से। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2017 को आधार वर्ष लेते हुए इस वर्ष तक पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल करना है 2024 तक। ठीक है, पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो सांद्रता है यानी कि जो यहाँ पे मौजूद है 20 से 30% तक की कमी करना है। ठीक है, वो कब तक ये पूरा कर लेना है? 24 तक हमें पूरा कर लेना है। कब तक करना है? 2024 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधनों में कितना प्रतिशत योगदान करती है? गंगा नदी और बाकी नदियाँ बहुत सारी पानी लेके आती है, अकेले गंगा नदी 28% पानी देता है। आप समझे? चलते हैं। गंगा नदी बेसिन देश के 1/4 से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करती है। गंगा नदी बेसिन जो है, गंगा नदी का जो बेसिन है 1/4 से अधिक क्षेत्र को अकेले कवर करती है भारत के। इसकी आबादी का लगभग 43% कवर करती है। ठीक है, 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करेगा? कह रहा है कुछ नहीं, इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं पढ़ना है, ये देख लो, ये मान लो पेट्रोल है, इसमें 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा कर लेना है 2025 तक। जो भी पेट्रोल आएगा उसमें 20% आपका इथेनॉल होगा। 80% मेन प्रोडक्ट पेट्रोलियम होगा, उसमें ब्लेंड किया जाएगा 20% इथेनॉल। ठीक है,
80-20 का रेशियो होगा और इसको लक्ष्य को पूरा करना है हमें 2025 तक। पेट्रोल में 10% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य 10% 22 तक ही पूरा कर लेना है। यानी अभी जो हमारा पेट्रोल आ रहा होगा उसमें 10% इथेनॉल मिला हुआ आ रहा होगा, क्योंकि इसे 22 तक कर लेना था। ठीक है, अब 10 से हमको 20 पर ले जाना है, तो ये हम 25 तक पूरा कर लेंगे। ठीक है, सरकार ने लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को तय समय से 5 महीने पूर्व ही हासिल कर लिया। जो 10% हमें इथेनॉल मिलाना था उसको 22 के अंत तक करना था, हमने पूरा 5-6 महीने पहले ही कर लिया। जून 21 में परख नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया, जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली पर मापा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया का कौन सा स्थान है? दवाई बनाने में भारत का स्थान तीसरा है, उसको फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है भारत में वो तीसरे पोजीशन पे है मैन्युफैक्चरिंग करने में, बनाने में। ठीक है, भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। भारत जो है 20% दुनिया में जितनी भी जेनरिक दवाएं होती है उसका अकेले 20% भारत जेनरिक दवा बना के दुनिया को देता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा आपूर्ति जेनरिक दवाओं का अकेला यही करता है। ठीक है, और कितना करता है? 20%। भारत में घरेलू विमानन आयात वर्ष 13-14 में लगभग 21 मिलियन से दोगुना से अधिक होकर 19-20 में 137 मिलियन हो गया। विमान पर चढ़ने वाले पैसेंजर अभी कितना है? 137 मिलियन हो गए हैं। ठीक है, भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। वर्ष 2021 के दौरान इन बंदरगाहों पर आयात 627 मिलियन टन था। 13 बड़े बंदरगाह हैं, अगर उनको देखा जाए, इन 13 पे देखा जाए तो 672 मिलियन टन का आयात हुआ है। ठीक है, फरवरी 21 में ही बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 21 को अधिसूचित किया गया। ठीक है, फरवरी 21 में ही बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित कानूनी रूप दिया गया है। ठीक है, बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया तब 21 में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करके कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो आपको बताना है अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। जो 100 वर्ष से पुराने अंतर्देशीय पोत हैं, जो छोटे छोटे अपने देशों में जैसे नदियों में जो पोत होते हैं, उसके लिए जो कानून था, ठीक है, वो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 था। उसको हटा करके हमने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लाया है ना। चलिए, इम्पोर्टेंट है ये। अब 2 स्लाइड और है, पेशेंस से प्लीज़ देख लीजिए, सिर्फ 2 स्लाइड और है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। दूरसंचार के मामले में टेलीकम्युनिकेशन में भारत दुनिया का दूसरे नंबर पे आता है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 21 में कितना मिलियन हो गई? तो 1200 मिलियन हो गया है टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या। 21 में 45% टेलीफोन उपभोक्ता ग्राहक ग्रामीण भारत में और 55% शहरी भारत में। ये अच्छा ये बन सकता है, 45% ग्रामीण और 55% शहरी क्षेत्र के लोग। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जून 21 में कितनी मिलियन हो गई? 837 मिलियन लोग भारत में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर किस महीने चरम पर पहुंच गई थी? कह रहा है कोविड की दूसरी जो चरण थी वो मई 2021 में अपने पीक पे चला गया था। प्रथम लहर सितंबर 2020 में ये चरम पर थी। 2021 के दौरान कच्चे तेल संहति उत्पादन 30 मिलियन मेट्रिक टन है। कह रहा है 2021 के दौरान कच्चे तेल
संघनित उत्पादन कितना करता है, 30, मान लेते हैं 30 मिलियन टन के आसपास करता है। भारत अपनी कच्चे तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। भारत को जितना तेल की जरूरत है उसका 80% तेल हम आयात करते हैं, यानी मंगाते हैं, तब हमारी जरूरत पूरी होती है। विभिन्न मद कच्चे तेल हम और वर्ष 2021 में उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन कितना कर रहे हैं, 30 मिलियन मीट्रिक टन। प्राकृतिक गैस कितना कर रहे हैं हम, 28 बिलियन क्यूबिक मीटर। पेट्रोलियम उत्पाद कितना कर रहे हैं, 233 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड है आपका। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्टार्टअप की संख्या वर्ष 21-22 में बढ़ करके 14,000 से अधिक हो गई। कितने हो गए, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्टार्टअप की संख्या 21-22 में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई है, 14,000 स्टार्टअप की संख्या हो गई। बेंगलोर की जगह अब भारत की स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गई है, पहले स्टार्टअप राजधानी थी बेंगलोर, अब हो गई है दिल्ली। ये इम्पोर्टेंट है। भारत अमेरिका चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। भारत जो है अमेरिका एंड चाइना के बाद स्टार्टअप हब बन गया है। ठीक है, 44 भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 21 में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। 44 ऐसी भारतीय स्टार्टअप कंपनी है जो यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिसमें यूनिकॉर्न में कुल संख्या जनवरी 22 में 83 हो गई। ठीक है, 22 जनवरी 22 में 83 हो गई। भारत के मार्च 22 तक 65,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गई है। अभी कितना है, 65,000 से ज़्यादा हो गई। ये सब तो खैर नहीं पूछेगा, यूनिकॉर्न किसको कहते हैं ये पूछता है। ठीक है, यूनिकॉर्न किसको कहते हैं, $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। स्टार्टअप कंपनी को होता तो बहुत सारे के पास, लेकिन जो स्टार्टअप होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई, 101। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी स्टार्टअप की संख्या 101 है। 21 में केवल 47 नए स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में बने थे। ठीक है, 22 में आते आते 101 हो गई। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना है, 2% है। अंतरिक्ष से रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था चलती है उसमें भारत का योगदान कितना है, 2% है। ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ कर देना भाई। ओके, थैंक यू।